निकट भविष्य में जैव रासायनिक हथियारों से जुड़ी एक विनाशकारी घटना हवा को सांस लेने के लिए असहनीय बना देती है। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति साक्षात्कारों में नागरिकों को उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता का आश्वासन देते हैं, लेकिन गुप्त बंकरों के बारे में लगातार अफवाहें फैलती हैं जहां वैज्ञानिक शरण ले सकते हैं। जैसे ही त्रासदी सामने आती है, अधिकांश मानवता को नष्ट कर देती है। देश के महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों को भूमिगत बंकरों के भीतर क्रायोजेनिक नींद में डाल दिया जाता है और उस दिन का इंतजार किया जाता है जब हवा फिर से सुरक्षित हो जाएगी। कई बंकर मौजूद हैं। प्रत्येक की देखभाल 2 इंजीनियरों द्वारा की जाती है जो हर 6 महीने में 2 घंटे के लिए जागते हैं। एक विशेष सुविधा में जिम्मेदार इंजीनियर बाउर और कार्टराइट हैं। बाउर लगातार सबसे पहले जागते हैं। थोड़ी मिचली महसूस होने के बावजूद कार्टराइट के विपरीत बाउर जल्दी ठीक हो जाता है, जो हर बार जागने पर क्लॉस्ट्रोफोबिया के कारण बुरे सपने से जूझता है। बाउर अपने सहकर्मी को अपने टैंक से बाहर निकलने की अनुमति देने से पहले उसे चिढ़ाता है, जो दूसरों से अलग मॉडल है। इसके बाद दोनों अपना रखरखाव कार्य शुरू करते हैं, जिसमें अन्य सुविधाओं को संकेत देने के लिए कंप्यूटर में लॉग इन करना शामिल है कि वे जीवित हैं। कार्टराइट को ये देखकर राहत मिली है कि अन्य बंकर फल फूल रहे हैं, भले ही सुविधाओं के बीच संचार असंभव है। साथ में वे सतही हवा की भी जांच करते हैं, लेकिन पता चलता है कि यह जहरीली बनी हुई है। अपने सीमित कमरे में बाउर और कार्टराइट ने अपने पुराने जीवन की तस्वीरों से सजा हुआ एक बोर्ड रखा है। बाउर अपने दोस्तों को इससे परे की कठोर वास्तविकता की याद दिलाने के लिए विनोद पूर्वक उनके चेहरे पर मृत शब्द वाला टेप लगाता है, जिसका कार्टराइट पुरजोर विरोध करता है और हर बार टेप हटा देता है। इंजीनियर परिश्रम पूर्वक अपने कंप्यूटर पर जानकारी की जांच करते हैं। कार्टराइट ज्ञात भूकंपीय गतिविधि और इसके संभावित प्रभाव पर चिंतित हो गए हैं। सोते हुए वैज्ञानिकों को लेकर बाउर की बेचैनी के बावजूद वे सहमत हैं कि कार्टराइट उनका निरीक्षण करेंगे। जैसे ही बाउर गलियारे में मरम्मत का काम करता है, कार्टराइट बोर्ड के पीछे छिपी तस्वीर को देखने के अवसर का लाभ उठाता है। एबी की बात सुनकर अचानक वह पलट जाता है। जिस महिला से वह प्यार करता है, उसकी यह मतिभ्रम उसके अकेले क्षणों के दौरान एक नियमित घटना बन जाती है। चित्र संग्रहित करने के बाद कार्टराइट स्लीपरों की जांच करने जाता है, जिससे पता चलता है कि एबी वैज्ञानिकों में से एक है। जैसे ही कार्टराइट डायग्नोस्टिक्स चलाता है, उसका मतिभ्रम उसके टैंक के बगल में साकार हो जाता है। एबी ने जोर देकर कहा कि कार्टराइट को बाउर को उसकी उपस्थिति के बारे में सूचित करना चाहिए, लेकिन वो सही समय का इंतजार करने का विकल्प चुनता है। बाउर कार्टराइट से जुड़ते हैं, स्लीपर्स के बारे में असंतोष व्यक्त करते हैं, इसे सरीसृपों के बारे में ज्ञान रखने वाले व्यक्ति की देखभाल करने के लिए संसाधनों की बर्बादी मानते हैं। इसके विपरीत कार्टराइट वैज्ञानिकों को मानवता के भविष्य के रूप में देखते हैं और गणना करते हैं कि वे 20 और पारियों तक सोते रहेंगे। एक बार जब उनके कर्तव्य पूरे हो जाते हैं, तो बाउर और कार्टराइट अपने बचे हुए मिनटों का उपयोग पुरानी टीवी रिकॉर्डिंग देखने, शतरंज के मैचों में संलग्न होने और यहाँ तक कि बाउर की मैनुएला के साथ डेट जैसी अनोखी बाथरूम मुलाकात में भी करते हैं। इस दौरान एबी कार्टराइट से मिलने जाता है और जब वो सो जाता है तो वो उनके साथ बिताए पलों का इंतजार करता है। अपनी आपत्तियों के बावजूद कार्टराइट अपने लगातार क्लॉस्ट्रोफोबिया के कारण टैंक में प्रवेश करने से घबराता है। जैसे ही एबी उसे सांत्वना देने का प्रयास करती है, कार्टराइट को उसके शरीर में आग की लपटें दिखाई देती हैं। उसे एहसास होता है कि उसके टैंक में आग लगी है। वह तुरंत बाउर को बुलाता है, जो तेजी से आग बुझाने वाले यंत्र से लैस होकर बाथरूम से बाहर आता है। हालांकि वे सफलतापूर्वक आग की लपटों को बुझा देते हैं, स्लीपिंग पॉड अपूरणीय रूप से क्षतिग्रस्त हो जाता है और बाउर के हाथ में चोट लग जाती है। स्थिति और भी जटिल हो गई। 2 घंटे बीत जाने के कारण हवा की आपूर्ति बंद होने से कमरा अंधेरे में डूब गया। टार्च की रोशनी और कमरे में घटती हवा से प्रेरित होकर इंजीनियर एक आपातकालीन ओवरराइड की खोज करते हुए मैनुअल से परामर्श करते हैं। वे आपातकालीन वायु आपूर्ति वाल्व को सक्रिय करने के लिए सही कक्ष का पता लगाते हुए सीढ़ियों पर चढ़ते हैं। इसके बाद वे बैकअप एयर के आने का इंतजार करते हुए कार्यालय लौट आते हैं। जैसे ही वे बैकअप एयर की प्रतीक्षा करते हैं, बाउर और कार्टराइट अपने जीवन के बारे में खुलकर बात करते हैं। बाउर कबूल करता है कि उसकी एक पत्नी और 3 बेटियां थीं, लेकिन नौकरी के लिए विशेष आवश्यकताओं के कारण उसे झूठ बोलना पड़ता था। वह उस हृदय विदारक क्षण को याद करता है जब सरकार ने उसे बंकर में बंद कर दिया था और उसके परिवार को झूठे वादों के तहत नष्ट होने के लिए बाहर छोड़ दिया था। कार्टराइट अपने स्वयं के परिवार की कमी के बावजूद सहानुभूतिपूर्ण समझ व्यक्त करते हैं। अचानक बिजली बहाल हो जाती है और वायु आपूर्ति वापस आ जाती है, जिससे उन्हें अतिरिक्त 2 घंटे का समय मिल जाता है।
एक अतिरिक्त पॉड ढूंढने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर इंजीनियर स्टोर रूम की तलाशी लेते हैं, लेकिन मैनुअल के स्पेयर के आश्वासन के बावजूद खाली हाथ आते हैं। कार्टराइट को संदेह है कि एक और भंडार कक्ष मौजूद है। बनकर ब्लूप्रिंट पर विचार विमर्श करते हुए दीर्घकालिक भंडारण लेबल वाले एक कमरे की खोज की, जिसे आमतौर पर बंद कर दिया गया था। आश्वस्त होकर कि यही कुंजी है, वे सील तोड़ते हैं और एक अपरिचित गलियारे का पता लगाते हैं। गलियारे के अंत में उन्हें लॉकर रूम की ओर जाने वाला एक दरवाजा मिलता है। कार्टराइट को एक टूटा हुआ सुरक्षा कैमरा मिला, जो हैरान करने वाला था क्योंकि उनका सिस्टम इस कमरे से जुड़ा नहीं है। बाउर बताते हैं कि यह संभवतः एक सैन्य प्रतिष्ठान के रूप में सुविधा के समय का अवशेष है। अज्ञात में गहराई से उतरते हुए कार्टराइट का एक बार फिर एबी से सामना होता है, जो उसे अतिरिक्त पॉड वाले बॉक्स तक ले जाता है। इंजीनियर तुरंत कार्टराइट के टैंक के साथ समस्या का समाधान करते हैं, लेकिन वो लगातार डर के कारण प्रवेश करने से झिझकता है। निस्वार्थ भाव से बाउर स्वेच्छा से पहले पॉड का परीक्षण करता है। हालांकि जैसे ही वो लेटता है, उसे रिसाव का पता चलता है और भीतर की हवा पतली होने लगती है। कार्टराइट पंप का निरीक्षण करने के लिए दौड़ता है, लेकिन चैम्बर अप्रत्याशित रूप से बाउर को अंदर खींच लेता है, जिससे उसका तब तक दम घुटता रहता है जब तक कि वो संघर्ष करना बंद नहीं कर देता। जब कार्टराइट अंततः बाउर को मुक्त करने के लिए आता है, तो एक उग्र प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है। बाउर यह मानते हुए कि कार्टराइट ने जानबूझकर उसे खतरे में डाला है, उसे दूर धकेल दिया। कार्टराइट चाकू खोजने की जद्दोजहद के कारण अपने देरी से आने की व्याख्या करते हुए इस बात पर जोर देते हैं कि चाकू उन्हें ही पॉड के अंदर होना चाहिए था। यह मानते हुए कि यह एक दुर्घटना थी, बाउर ने कार्टराइट के पॉड की नष्ट हुई स्थिति को पहचानते हुए संकल्प लिया कि उन्हें अपने टैंक का उपयोग करने के लिए स्लीपरों में से एक का बलिदान करना होगा। कार्टराइट इसके खिलाफ तर्क देते हैं, सोते हुए लोगों की देखभाल करने के अपने कर्तव्य पर जोर देते हैं, लेकिन बाउर परिप्रेक्ष्य को अस्तित्व की कठोर वास्तविकता में बदल देते हैं। जैसे ही कार्टराइट इच्छा मृत्यु के लिए मॉर्फिन इंजेक्शन तैयार करता है, एबी प्रकट होता है, उससे आगे न बढ़ने की विनती करता है और एक सरल समाधान सुझाता है। इसका लाभ उठाते हुए कार्टराइट ने हत्या करने से इनकार करने की घोषणा की, जिससे बाउर के साथ तीखी बहस छिड़ गई, जो जोर देकर कहता है कि यह जीवित रहने का मामला है। जैसे ही बाउर ने शारीरिक आक्रामकता का सहारा लिया, तनाव बढ़ गया, जिससे कार्टराइट को उसे दूर धकेलना पड़ा और इंजेक्शन को धमकी के रूप में इस्तेमाल करना पड़ा। बाउर से विकल्प पर विचार करने की अपील में कार्टराइट अपने दोस्त को प्रभावित करने में कामयाब हो जाता है और वे अनिच्छा से स्पेयर पार्ट्स के लिए अन्य सुविधाएं तलाशने का फैसला करते हैं। कार्यालय में लौटते हुए कार्टराइट एबी के संकेत से मार्गदर्शन के साथ ये समझ लेता है कि ब्लूप्रिंट पर रहस्यमय कोड अन्य बनकर सुविधाओं के अनुरूप हैं। सुविधाओं के बीच संभावित वायु रिसाव के बारे में बाउर की आपत्तियों के बावजूद कार्टराइट जोखिम लेने को तैयार है। खुद को एक खतरनाक सूट और संचार के लिए एक रेडियो से लैस करके कार्टराइट पड़ोसी सुविधाओं का पता लगाने की योजना बना रहा है, जबकि बाउर सुरक्षा कैमरों के माध्यम से उसकी निगरानी करता है। केवल आधा घंटा शेष रहने पर बाउर कार्यालय में मॉनिटर ठीक करने पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि कार्टराइट अंधेरी सुरंगों की गहराई में जाता है। जैसे ही कार्टराइट सुरंगों को पार करता है, उसे परेशान करने वाले दृश्यों का सामना करना पड़ता है, जिसमें एक पूर्व सैनिक के कंकाल के अवशेष भी शामिल हैं। वायुजनित प्रदूषक तत्वों से तैरती नीली धूल से हवा मोटी हो गई है। बाउर सुरक्षा कैमरों को ध्यान से देखते हुए कार्टराइट के आगे बढ़ने पर निश्चित मॉनिटरों को लेबल करता है। अंततः कार्टराइट को एक ऐसा दरवाजा मिलता है जिस पर एक चिन्ह लगा होता है, जो पुष्टि करता है कि यह एबीसी सुविधा है। जाम हुए ताले से जूझते हुए कार्टराइट एबीसी सुविधा में प्रवेश करता है, लेकिन उसे एक निराशाजनक रहस्य उद्घाटन होता है। भीतर कुछ भी चालू नहीं है। अगला दरवाजा खोलने में असमर्थ होने पर उसे निराशा का एहसास होने लगता है। निराशा के इस क्षण में एबी प्रकट होता है और उससे हार न मानने का आग्रह करता है। बाउर हालांकि एक संभावित समाधान प्रदान करता है। कार्टराइट वायु वाहिनी के माध्यम से रैंकर एबीसी सुविधा तक पहुंच सकता है। क्लॉस्ट्रोफोबिया की तत्काल शुरुआत के बावजूद कार्टराइट जीवित रहने की खातिर अपने डर को दबा देता है। जैसे ही वह वाहिनी के माध्यम से नेविगेट करता है, कार्टराइट कई शवों को देखकर भयभीत हो जाता है, जो गहराई तक जाने की अपनी खोज में उन पर रेंगने के लिए मजबूर होते हैं। हालांकि जैसे जैसे कार्टराइट आगे बढ़ता है, बाउर उससे संपर्क खो देता है, जिससे उसे सिग्नल बढ़ाने के लिए उपकरणों का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जाता है। फिर भी जब वह अपने टूल बॉक्स तक पहुंचता है, तो बाउर को एक चौंकाने वाली खोज होती है।
उसका चाकू, जो कथित तौर पर गायब है, हमेशा से वहीं था। धोखे का संदेह करते हुए वो सुरक्षा फुटेज की जांच करता है और यह जानकर निराश हो जाता है कि कार्टराइट टैंक के पास चुपचाप खड़ा था जबकि उसका दम घुट रहा था। इस बीच कार्टराइट सफलतापूर्वक एबीसी सुविधा तक अपना रास्ता बना लेता है और उसका रेडियो फिर से जुड़ जाता है। घटनास्थल का सर्वेक्षण करते हुए उसे खंडहरों में सुविधा का पता चलता है जो जीवित बचे लोगों से रहित है। छत में एक छेद से एक उजाड़ ग्रह का पता चलता है जो बहुत पहले परमाणु हथियारों से तबाह हो गया था। जैसे ही वह स्लीपर के कक्षों की जांच करता है, वह उन्हें नष्ट देखकर निराश हो जाता है। यह एहसास जोर से प्रभावित करता है। कंप्यूटर द्वारा संपन्न सुविधाओं का प्रदर्शन इंजीनियरों की विवेकशीलता को बनाए रखने के लिए एक धोखा था, जिससे इस विश्वास को बढ़ावा मिला कि वे अकेले नहीं थे। जवाब में बाउर ठगा हुआ महसूस करते हुए मृत टेप को बोर्ड पर दोबारा जोड़ देता है, जो कठोर वास्तविकता को दर्शाता है। निरंतर अन्वेषण के बीच कार्टराइट ने निष्कर्ष निकाला कि उसकी सुविधा ही एकमात्र उत्तरजीवी है। एबी ने उसे आश्वस्त किया कि वो वास्तव में अकेला नहीं है, लेकिन कार्टराइट को अचानक एहसास होता है उसके पास हवा की कमी है। अपनी सुविधा में वापस आते हुए वह आखिरी गलियारे से होकर गुजरता है और परिशोधन प्रक्रिया से गुजरता है। दूसरी ओर बाउर अपना चाकू उठाकर उसका सामना करता है और कार्टराइट के झूठ को उजागर करता है। कार्टराइट समझाने का मौका देने का अनुरोध करता है, लेकिन एक मृत सैनिक की बंदूक से लैस बाउर उसे अपने और स्लीपरों दोनों के लिए खतरा मानता है और घोषणा करता है कि कार्टराइट को मरना होगा। हताशा और भय की स्थिति में कार्टराइट हौंफते हुए और दौड़ने के लिए संघर्ष करते हुए वापस एबीसी सुविधा में भाग जाता है। एबी प्रकट होता है, उसे वायु वाहिनी के माध्यम से एक वैकल्पिक मार्ग का मार्गदर्शन करता है। जैसे ही कार्टराइट आगे बढ़ता है, बाउर उसे रेडियो के माध्यम से डांटता है, विश्वासघात का दर्द व्यक्त करता है और अगर वो वापस नहीं लौटा तो आसन मौत की चेतावनी देता है। आरोपों को नजरअंदाज करते हुए कार्टराइट तब तक आगे बढ़ता रहता है जब तक कि उसे अपनी सुविधा की ओर वापस जाने वाला मार्ग नहीं मिल जाता। वहाँ उसने जल्दी से अपना सूट उतार दिया, जिससे खुद को खुलकर सांस लेने का मौका मिला। कार्यालय लौटने का प्रयास करते समय बाउर ने अप्रत्याशित रूप से उसकी खोज की, जिसने गोलियां चला दी। सौभाग्य से अंधेरे में गोली चूक जाती है और कार्टराइट एक दरवाजे के पीछे शरण लेता है। बाउर इस भय से ग्रस्त है कि कार्टराइट उसे नींद में धोखा दे सकता है। अंतिम बचे लोगों के रूप में उनकी स्थिति की दलीलों और अनुस्मारक की उपेक्षा करते हुए लगातार उसका पीछा करता है। शोर पैदा करने के लिए अपने रेडियो का उपयोग करते हुए बाउर अपने संचारक के माध्यम से कार्टराइट का पता लगाने का प्रयास करता है। हालांकि कार्टराइट ने अपनी टॉर्च और रेडियो को पीछे छोड़कर उसे मात दे दी, जिससे बाउर भटक गया। अवसर का लाभ उठाते हुए कार्टराइट अपने पीछे का दरवाजा बंद कर लेता है और मॉर्फिन के लिए अस्पताल की ओर चला जाता है। संभावित रूप से एक प्रिय मित्र की हत्या करने की दुविधा का सामना करते हुए कार्टराइट अपने निर्णय से जूझता है। हालांकि एबी उसे आश्वस्त करता है कि कार्रवाई करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाउर एक खतरा पैदा करता है और उनके साझा भविष्य को खतरे में डालता है। इंजेक्शन के साथ तैयार होकर कार्टराइट बाहर निकलता है और ये देखकर चौंक जाता है कि बाउर ने सफलतापूर्वक दरवाजा खोला और कमरे में प्रवेश किया। सावधानी से आगे बढ़ने का प्रयास करते हुए कार्टराइट चकमा खा गया, क्योंकि एक गोली उसके कंधे को भेद गई। बाउर एक ऐसे व्यक्ति की हत्या के कृत्य से पीड़ित है जिसे वह परिवार, दृष्टिकोण और कार्टराइट मानता है। अपनी पीड़ा में ये समझाने का प्रयास करता है कि उसके कार्य उसके प्रिय की रक्षा के लिए थे। एक मार्मिक क्षण में वह बाउर को एक गुप्त तस्वीर सौंपता है। एबी से बात करके सांत्वना की तलाश में कार्टराइट की हरकतें बाउर को परेशान करती हैं, जो उन्हें पागलपन के संकेत के रूप में व्याख्या करता है। ध्यान भटकने पर कार्टराइट बाउर पर झपटा, जिससे उसने बंदूक गिरा दी। हालांकि कार्टराइट निर्णायक झटका देने में विफल रहता है और स्लीपर चैम्बर में भाग जाता है। बाउर अपनी बंदूक को ठीक करते हुए फर्श पर गिरी हुई तस्वीर पाता है। इसके बारे में कुछ परिचितता पैदा करता है, जो उसे सोने वालों के पास जल्दी जाने के लिए प्रेरित करता है। वहाँ वह इस सच्चाई को उजागर करता है कि कार्टराइट जितना उसने शुरू में सोचा था उससे कहीं अधिक छुपा रहा है। ये पता चला है कि एबी कार्टराइट की पत्नी है और यह रहस्य उद्घाटन सोने वालों की देखभाल के लिए कार्टराइट की उत्कट प्रतिबद्धता के पीछे के वास्तविक कारण का खुलासा करता है। क्रोधित और हताश, बाउर ने कार्टराइट को खुद का खुलासा करने के लिए मजबूर करने के लिए एबी को जान से मारने की धमकी दी। हालांकि कार्टराइट बाउर को पीछे से आश्चर्यचकित करते हुए उसके कंधे पर मॉर्फिन का एक शॉट लगाता है।
बाउर ने कार्टराइट को गोली मारकर जवाबी कार्रवाई करने का प्रयास किया, लेकिन मॉर्फिन का प्रभाव तुरंत हावी हो गया, जिससे बाउर पीड़ा में फर्श पर गिर पड़ा। कार्टराइट अपने दोस्त की मदद करने और घटते समय के बीच उलझा हुआ है। उसे बाउर ने याद दिलाया है कि उसे अपने प्रियजन की देखभाल जारी रखने के लिए क्रायो स्लीप में जाना चाहिए। कार्यालय में लौटते हुए कार्टराइट बाउर के कक्ष का उपयोग स्लीप मोड में प्रवेश करने के लिए करता है। जैसे ही घड़ी 0 पर पहुंचती है, जैसे ही वह बेहोश हो जाता है, कार्टराइट को बाउर के चेस के खेल में लगे होने का भ्रम होता है। कई वर्षों के बाद सोने वाले लोग अपनी क्रायो नींद से बाहर आते हैं और एक बदली हुई दुनिया के प्रति जागृत होते हैं। कार्टराइट को खोजते हुए एबी को पता चलता है कि वह बूढ़ा हो गया है। समय बीतने के बावजूद वो उसे गर्मजोशी से गले लगाती है।